तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और हमने अपनी पिछले टॉपिक में जिस बात को डिस्कस किया था, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमारे टेम्पलेट्स थे। तो अब हम सी एस एस में एस टी एल को डिस्कस करेंगे। एस टी एल हमारा होता क्या है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो अब हम एस टी एल को डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ ये आपकी कम्पिटिटिव जो एस टी एल है, ये आपकी कम्पिटिटिव जो प्रोग्रामिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कि अगर तो आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो आपको एस टी एल लाजमी सीखनी पड़ेगी। एस टी एल सीखे बगैर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो अब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है? कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपके पास टाइम जो होता है वो कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। और आपको अगर कोई कह दे कि आप बाइनरी सर्च करें, अरे रीसाइजिंग करें या फिर सॉर्ट आउट वगैरह करें या कोई भी व्हाट्सएवर आपको कह देता है एल्गोरिथम्स, क्लासेस और इटरेशंस के रिलेटेड, तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो तब जो एस टी एल है ये तब आपके बहुत ज़्यादा काम है कि जॉब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट है और व्हाट्सएवर जो भी है, ये जो जहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम होगा जो प्रोग्राम लिखने का, वहाँ पे एस टी एल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो एस टी एल है ये बेसिकली आपको और आपके साथ जो सीखने वाले हैं उनमें एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर देती। आपको उनसे 10 गुना ऊपर जो पोजीशन है वो पे लाके खड़ा कर देती है उनकी निस्बत, अगर उन्होंने एस नहीं सीखी हुई। तो अब हम देखते हैं एस बेसिकली होती कि एस आपका स्टैंड फॉर होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो जैसे हम क्या लेते हैं, अगर हम देखते हैं कि हम इसमें हमारे पास आती है कि एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करते हैं, जिससे हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को देखा था। उसके बाद हमने ऊप को देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये इससे एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप है। इसमें हम जो हमारे पास जेनेरिक प्रोग्रामिंग है उसको देखते हैं। तो अगर तो एस का एक और फीचर ये भी है कि अगर तो आपके पास आप एक कोड लिखना चाह रहे हैं जो कि आपका क्लासेस, अरेज, एल्गोरिथम्स, आइट्रेशन, रीसाइजेबल अरेज, सॉर्टिंग वगैरह, इस तरह डिफरेंट एल्गोरिथम से रिलेटेड काम कर रहा है और आप उसमें अगर एस को यूज़ करते हैं तो ये आपका बहुत सारा टाइम सेव कर लेता है। तो एस बेसिकली सी प्लस प्लस में टेम्पलेट क्लासेस, हमने पहले टेम्पलेट क्लासेस को पढ़ा था अगर आपको याद हो इससे पहले वीडियोस में। तो उन टेम्पलेट क्लासेस और फंक्शंस का एक सेट होता है एस इसकी लाइब्रेरी होती है। ये एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर आपकी क्लासेस होती हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, आइट्रेटर्स होते हैं, और अगर मैं कहूँ तो आइट्रेटर्स के साथ साथ फंक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। आइदर वो आपके जो कह लें, आप उसको कह सकते हैं कि वो आपके वो वाले फंक्शन हो सकते हैं जो टेम्पलेट फंक्शन है। लेकिन इसका एक चौथा कंपोनेंट भी होता है जिसको अक्सर डिस्कस नहीं किया जाता, कि अक्सर औक़ात आप कहीं पे भी गूगल में देखेंगे या फिर यूट्यूब में किसी चैनल को देख रहे हैं तो वो आपको ये फंक्शंस की बात नहीं करेगा। लेकिन आपका जो आइट्रेशन के कंपोनेंट्स में फंक्शन का भी कहीं न कहीं एक रोल होता है। तो जो जिसका मैंने कहा था, ये एस जो है ये आपकी जेनेरिक प्रोग्रामिंग में आती है। तो एस आपकी एक लाइब्रेरी होती है जेनेरिक फंक्शंस की, क्लासेस की, जिसको हमने अपने टेम्पलेट्स के टॉपिक में ही पढ़ा था। जब हमने टेम्पलेट सी प्लस प्लस के टेम्पलेट्स की वीडियोस में बात की थी तब हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो टेम्पलेट्स होते हैं ये बेसिकली आपके जेनेरिक फंक्शंस होते हैं जो आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी भी फंक्शन या क्लास को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्लासेस का बजाय इसके कि आप 4-5 या डिफरेंट क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करें, आप एक ही क्लास को मल्टीपल क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं, तो इट्स सेव योर लॉट ऑफ टाइम। ये आपका बहुत सारा टाइम बचा लेता है, आपकी एनर्जी बचाता है बहुत सारी। तो ये आपको मच मोर एफिशिएंट कर देता है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है। तो उसके साथ-साथ आपने एक कोड लिखा, आपने क्लास, जेनेरिक क्लास या फंक्शन क्रिएट किया, आपने उसको टेस्ट किया। अब आपकी क्लास या फंक्शन टेस्टेड है और आप उसको यूज़ करते हैं, दोबारा आप यूज़ करेंगे तो आपके पास एक टेस्टेड ऑलरेडी से, पहले से ही जो क्लास टेस्ट और फंक्शन जो टेस्ट हो चुका है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपका टाइम जो है बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एज अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामर, कि अगर मैं एक सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर हूँ तो मुझे एस क्यों यूज़ करनी चाहिए, मुझे एस में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में
क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए? तो उसकी एक तो रीज़न ये है कि ये आपकी रीयूज़एबिलिटी को बढ़ाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कि आपने एक क्लास, जिससे हमने कहा था मल्टीपल क्लासेस आपको क्रिएट करनी है विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप 10 क्लासेस क्रिएट करें। अब आप उन वो 10 क्लासेस क्रिएट करने की बजाय एक जेनेरिक क्लास क्रिएट करें, जैसे हमने टेम्पलेट्स के कॉन्सेप्ट में देखा था, और आप उसको यूज़ करें। तो ये आपके ड्राई के जो प्रिंसिपल है प्रोग्रामिंग में, उसको जो है कंटिन्यू रखता है कि ड्राई का प्रिंसिपल क्या है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। कि जिस चीज़ को आप रीयूज़ कर सकते हैं उसको रीयूज़ करें, उसको रिपीट ना करें, उसको दोबारा ना लिखें। और जो एल्गोरिथम्स आप क्रिएट करते हैं एसटीएल के थ्रू, कि वो आपकी जो एफिशिएंसी को है उसको इंक्रीज कर देते हैं। कि एल्गोरिथम्स तो आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एसटीएल को यूज़ कर रहे होते हैं, इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी को 10 टाइम्स ये इंक्रीज कर देता है। फिर ये एक्सटेंसिबल होती है एसटीएल आपकी, बजाय इसके कि जो दूसरी थी ओप वगैरह की निस्बत। और फिर हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि हमने 3 तरह की अभी तक प्रोग्रामिंग देखी है। एक हमने देखी है प्रोसीजरल, जो हमारी थी क्लासेस से पहले पहले तक, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक हमने स्ट्रक्चर का पढ़ा था। तो वो हमारी प्रोसीजरल थी, जिसमें हमने देखा फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स कंडीशंस, हमने लूप्स देखी थी, और हमने वेरिएबल्स वगैरह बहुत बेसिक चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने पढ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की निस्बत टाइम सेव किया। इसके अंदर भी क्या लेते हैं, आपकी यूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया और ऑब्जेक्ट के साथ काम करने का कॉन्सेप्ट आया। अब हम देखेंगे एसटीएल में जेनेरिक प्रोग्रामिंग को, कि जिस तरह हम अगर बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इससे हम किसी भी चीज़ को इनहेरिट करते थे, पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते थे। जेनेरिक प्रोग्रामिंग में हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, कि कॉन्सेप्ट आप है, आप इसको यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ये नहीं कि ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जेनेरिक प्रोग्रामिंग में आप टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ आपके जो आदतें हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो अब हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे। तो उसके साथ-साथ हम जिस चीज़ को एसटीएल में बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में, कि उसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं एल्गोरिथम्स के, कि एल्गोरिथम्स आपके मैटर्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके एसटीएल में। फिर कंटेनर्स में आए थे, कंटेनर्स क्या होता है इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे सारों में। लेकिन अभी आप देख लें कि आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे मैंने पहले भी आपको बताया था कि फंक्शंस आपके कंपोनेंट्स में एसटीएल में इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो बाज़ लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते, मैं डिफरेंट उनको अगर डिस्कस करूं कि हमारे डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, वो फंक्शंस वाले पार्ट को इंक्लूड ही नहीं करते। वो आपको बताएंगे एल्गोरिथम होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, आइटरेटर्स होते हैं, लेकिन आपके फंक्शंस भी इंक्लूडेड होते हैं आपके एसटीएल के कंपोनेंट्स में। और उसके बाद आपके आइटरेटर्स होते हैं। आइटरेटर्स क्या होता है इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी साथ साथ ही। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी एल्गोरिथम्स भी क्या होती है, एल्गोस क्या होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। कंटेनर्स को देख लेते हैं। बेसिकली कंटेनर्स क्या होते हैं, हम पहले कंटेनर्स को देख लेते हैं एल्गोस की बजाय। तो कंटेनर्स आपके, या कंटेनर्स कह लें या कंटेनर क्लासेस कह लें, आपके ऑब्जेक्ट्स और डाटा को स्टोर करने के लिए होती हैं। जस्ट लाइक कि हम पहले क्लासेस क्रिएट करते थे, वेरिएबल्स क्रिएट करते थे, अब कंटेनर्स को आप यूटिलाइज करेंगे, लेकिन पर्पस वही होगा कि आपका डाटा स्टोर कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे कंटेनर्स। और आप टेम्पलेट क्लासेस को कंटेनर्स में के आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिर आपके पास डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, उनके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, कि लाइक हमारे पास 7 से 8 के मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी आपने एक जो है हल्का हल्का सा इंट्रो लेना, ताकि हमें एसटीएल्स का समझ आए। तो जिस तरह हमने पहले बात की थी, जो एसटीएल है ये बेसिक कंटेनर्स आप कहते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें कंटेनर्स जो होते हैं वो हमारे टेम्पलेट क्लासेस को जब हम अपने यूटिलाइज करने के लिए, हम यूज़ करने के लिए इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं एल्गोरिथम्स को, एल्गोस को। तो हम अगर किसी भी फंक्शन को रन करना चाह रहे हैं, उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम को आप जब भी लिखना चाहते हैं ना, तो आप पहले उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। आप कहते हैं अच्छा पहले ये काम होगा, उसके पास ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। तो एल्गोरिथम्स को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जो हेडर एल्गोरिथम्स होते हैं वो आपके कलेक्शन फंक्शन के कलेक्शंस होते हैं, जिनको आप
अपने मल्टीपल रेंज ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज़ करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके एल्गोरिथम, जिसका मैंने आपको कहा कि आप जब भी प्रोग्राम करते हैं तो आप पहले उसका एक एल्गोरिथम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि लाइक मैंने अगर सम कर रहा हूँ तो एक मेरे पास 2 नंबर्स का होगा, एक ए होगा, एक बी होगा। ए प्लस बी करूँगा, ये आप एक एल्गोरिथम बना रहे हैं। तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपके इनपुट डाटा को उसके जब आप कोई इनपुट डाटा आता है तो उसके आपको जो डिज़ायर रिजल्ट होता है ना वो प्रोवाइड करते हैं कि लाइक जैसे मैंने सम का कहा तो कोई आपको ए और बी दे देता है। सो व्हाट ए और बी का क्या करना है? वो कहते हैं सम करना है। तो आप अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप देखेंगे अच्छा ए और बी का सम करना है, तो डिज़ायर अब डिज़ायर रिजल्ट क्या डिज़ायर रिजल्ट आपका ए प्लस बी है। तो आप करेंगे अच्छा ए प्लस बी लिखेंगे, किसी को किसी और नंबर के इक्वल करना है वो करेंगे, तो आप एक एल्गोरिथम अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे। और जब बड़े प्रोग्राम्स में आते हैं तो आप एल्गोरिथम्स क्रिएट करना लाजमी होते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। अब इसमें एसटीएल का क्या रोल है? एसटीएल का इसमें रोल आ जाता है कि कुछ एल्गोरिथम आप उन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। जिस अगर कोई आपको कहता है कि डाटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने का, सॉर्ट आउट करने का एक एल्गोरिथम क्रिएट करें, तो आप बजाय इसके कि उसको ए टू जी दोबारा लिखना शुरू करेंगे, आप एक ऑलरेडी रिटन एल्गोरिथम पकड़ेंगे और उसको यूटिलाइज कर लेंगे अपने काम के लिए। और एल्गोरिथम जो होते हैं वो आपके टेम्पलेट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो टेम्पलेट जो आपके फंक्शंस हैं उनका जिक्र आ रहा है, इसको आप अपने एसटीएल से बाहर नहीं कर सकते। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट जो आते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, वो आपके आइटरेटर्स आते हैं और फंक्शंस आते हैं। तो पहले हम फंक्शंस को देखते हैं। तो जो आपके एसटीएल है उसमें आपकी क्लासेस इंक्लूड होती हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ओवरलोड द फंक्शन कॉल ऑपरेटर। जो फंक्शन के कॉल ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, जो ओवरलोडिंग करते हैं क्लासेस, वो आपके एसटीएल में मौजूद होती हैं, इंक्लूड होती हैं। फिर आप कह लें कि इनको आप फन कटर्स कह सकते हैं। आप अगर किसी को फन कटर्स का नहीं पता तो वो गूगल में इस चीज़ को सर्च कर सकता है कि फंटर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं इन्हें अपने फंक्शन के। तो फंटर्स को आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके कुछ एसोसिएटेड फंक्शन होते हैं जिनको आप अपने कुछ पैरामीटर्स के ज़रिए कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर हम आइटरेटर्स की तरफ चले जाते हैं। तो आइटरेटर्स आपके क्या होते हैं? जिससे हम लूप पढ़ते थे। लूप के अंदर हम अगर हम डिस्कस करें लूप में, लाइक अगर हम वाइल लूप ले लें या फॉर लूप ले लें, तो फॉर लूप के अंदर हम आइटरेशंस को यूज़ करते थे, आइटरेटर्स को यूज़ करते थे। ये हमारे पास फॉर लूप है। हम एक करते थे आई इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू, तो अगर आप इसको इंट कह लें तो इंट आई इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन दे देते थे लाइक आई इज लेस देन 10, और उसके बाद आप आइट्रेशंस को यूज़ करते थे आई प्लस प्लस के। आपके पास आइट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज में आता है। तो आइट्रेटर्स जो होते हैं, अब ये जो आई है ना, ये आपके किसी स्पेसिफिक अरे के इंडेक्स को रेफर कर रहा होता है कि इसका ऐसी रोल नहीं। I1 जो I0 है, इंडेक्स ऑफ आई ऑफ 0, ये किसी आपके एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। आई जो 1 है वो किसी और ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो आइटरेटर्स आपके ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके एलिमेंट, एक कंटेनर के अंदर एलिमेंट को रेफर कर रहे होते हैं, और हम इनको हैंडल करते हैं सिमिलर टू पॉइंटर, जैसे हमारे पॉइंटर्स होते हैं। अब अगर आपको पॉइंटर्स का नहीं ना बता कि लाइक हमने अभी यहाँ पे हमने बेसिक से शुरू किया, हमने अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग को देखा, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को देखा, हमने ऊप को देखा, और अब हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग में आ चुके हैं, एसटीएल में आ चुके हैं। अब भी अगर आपको पॉइंटर का नहीं ना बता तो या तो आपने लेक्चर्स को, वही बात है कि आपने ध्यान से नहीं देखा, और अगर आपने ध्यान से देखा तो आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो इनका बेसिक काम क्या होता है? इनका बेसिक काम होता है कि आपके एल्गोरिथम्स और कंटेनर्स को जो आपस में जोड़ना आइटरेटर्स का काम होता है, कि जो चीज़ आपके एल्गोरिथम में आपने क्रिएट की है उसको आपके कंटेनर के साथ जोड़ते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे एसटीएल्स के। हम आगे अभी इनको डिस्कस करेंगे, लाइक हमारे कंटेनर्स को, कि कंटेनर्स आपका इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, उसको प्रॉपर डिस्कशन की ज़रूरत है। और हम एसटीएल को देखेंगे। अगर आपने एसटीएल देख ली पूरी, तो आप अपने साथ वाले साथियों से, क्लास फेलोज से, जो आपके साथ फेलोज आपके हैं यूनिवर्सिटी फेलोज, आप उनकी निस्बत 10 टाइम्स ऊपर हो जाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।